बिहार असेंबली इलेक्शन में कुछ हफ्ते बचे हैं और वो बिहार जो कि हमेशा विचारधाराओं का एक संगम रहा है, वहाँ पर इस वक्त कई सारे वैचारिक डिस्कशन जो है वो बहस में है। इसमें सबसे अहम बहस दलितों और मुसलमानों की नुमाइंदगी का, उनके रिप्रेजेंटेशन का है, उनकी लीडरशिप का है। इसके अलावा और भी कई अहम मुद्दे हैं जो कि इस वक्त वैचारिक के दबाव से बिहार की सियासत में डिस्कशन के मौजू में है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट जौहर आज़ाद साहब। जवाहर आजाद साहब की पार्टी आजाद समाज पार्टी की क्या रणनीति है, इनके क्या मुद्दे हैं, बिहार की सियासत को इस वक्त के ये किस नजर से देख रहे हैं, इसमें दलितों और मुसलमानों के स्पेस को कहाँ पा रहे हैं, इन तमाम मौजूद पर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जौहर साहब, आपका इस्तकबाल है सामने। अ, चुनाव में चंद हफ्ते बचे हैं, तमाम पार्टियां बहुत मजबूती से तैयारियां कर रही हैं। आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी की तैयारी कैसी है और किस रास्ते पर चल रही है? अभी मैं के विधानसभा के दौरे पे था और मैंने पहले भी ये देखा कि सोशल वंचित समाज में जो दलित समाज है, उनको ये लगने लगा है कि आज के समय में पक्ष और विपक्ष में बैठे लोग उनको सम्मान नहीं दे। बिहार में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो, दलित नाबालिग बच्चियों की हत्याएं, बलात्कार हो रहा है, मुस्लिम समाज के युवाओं का की हत्या हो रही है, बेगूसराय की घटना, छपरा की घटना। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अत्याचार और शोषण इस बिहार में दलित समाज पर, मुस्लिम समाज पर नहीं है। ऐसे में तो विपक्ष का मौन रहना और सत्ता का नियंत्रण खो देना एक दलित समाज में बड़ा आक्रोश मिलेगा। और चूंकि भीम आर्मी हमारी जो संगठन है और आजाद समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन से आई हुई पार्टी है, और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ही आज के समय में शोषित वंचितों की आवाज बनी है। चाहे वो मुसलमानों के अत्याचार शोषण की बात हो, दलितों पे हो या पिछड़ों, भीम आर्मी ने हमेशा परिवार का साथ दिया है, मजलूम का साथ दिया। ऐसे में मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा में जा रहा हूँ उसमें उत्साह से भी ये लग रहा है ये आज दलित समाज को और मुसलमानों का एक बड़ा तबका आजाद समाज पार्टी के साथ है। कल मैं नरकटियागंज विधानसभा में था, तो वो पीएचडी माले के 2 बार प्रत्याशी रहे, उन सब ने पार्टी की सदस्यता ली। तो बहुत उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा पहले अच्छी से चुनाव। बिहार भर में क्या आपका संगठन मौजूद है और कितनी सीटों पर चुनावी एतबार से आप तैयारी करते हैं? ये हमने 243 सीटों पर तैयारी 2 साल पहले से शुरू की। और जो दलित और मुसलमानों की ऐसी सीट है, 113 सीट से ज्यादा है, उन सीटों पे हम लोगों ने ज्यादा ध्यान भी दिया है। प्रदेश के लोगों को नियुक्त किया गया है इन विधानसभाओं को तैयार करने। आज जल्द ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा, आप लोगों को दोबारा तकलीफ दूंगा। इसमें मैं घोषणा करूंगा कि कितने विधानसभा में हमारी बूथ कमेटी कितने लोगों के साथ तैयार हुई और कितने सारे विधानसभा के जो प्रभारी हैं, जो संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं। अगर पार्टी में चूंकि लोकतंत्र है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का हमेशा ये आदेश रहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रत्याशी की नियुक्ति का एक अनुशंसा करने का की आजादी हमसे। तो जाहिर है कि अगर वो अच्छा काम करेगी और हमारे कार्यकर्ता से खुश रहेंगे तो हम लोगों का भी ऐलान करते हैं। आपने पूरे बिहार में तैयारी का इशारा किया, इस दफा आप ये बता रहे हैं कि बिहार में मुसलमानों और दलितों और शोषित वर्ग तबकों के ऊपर लगातार जुल्म हो रहा है और खवातीन के साथ रेप केस हैं, मुस्लिम और दलित नौजवानों का मर्डर, इस तरह का दूसरा जुल्म। तो आपने चंद दिन पहले महागठबंधन के एक बड़े लीडर के साथ बैठा हुआ था,
तो उन्होंने यही कहा कि इस वक्त जो असल लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा है, उनके मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों को गुलाम बना देना चाहते हैं, उस विचारधारा के खिलाफ लार्जर लड़ाई है। लेकिन लोग छोटे छोटे मुद्दों को ला करके जहन भटकाने की कोशिश करते हैं, रिप्रेजेंटेशन के नाम पर जो है इस तरह की बहस चली जाती है, जिससे कि नुकसान होता हुआ नजर आता है और नुकसान हो जाएगा। इससे अभी जरूरी है कि छोटे सवाल को छोड़ करके बड़ी लड़ाई को पहले लड़ें। तो आपको नहीं लगता है कि आजाद समाज पार्टी और इस तरह और भी कई पार्टियां हैं वो ठीक है, लेकिन अलग चुनाव लड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के वीडियो को इस्तीफा कर सकता है? देख, हमारी लड़ाई विचारधारा से, और विचारधारा क्या है? राजद उस वक्त खुल के नाम लेना चाहता। तेजस्वी जी के नेतृत्व में यह राजद सड़कों पे क्यों नहीं आती जब अत्याचार और शोषण होता है, हत्या होती है? जब आप सरकार में आते हैं तो दलित समाज और मुस्लिम समाज को नेतृत्व देने से पीछे क्यों हटते हैं? क्यों नहीं डिप्टी सीएम दलित और मुसलमान को आपकी सरकार में बनाया जाता? क्यों आपके प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान नहीं होते? क्यों लोकसभा में मुसलमान की टिकट काट दी जाती है? तो क्या मुसलमानों को आप क्या चाहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए राजद को बिना शर्तों के समर्थन दे दें? क्या दलित समाज की जान जो जा रही है उसमें तेजस्वी यादव जी क्या या उनके पार्टी या उनके कैडर सड़कों पर आते हैं? क्या एफआईआर में उनकी मदद करते हैं? क्या परिवार के साथ खड़े होते हैं? मैं अभी रक्सौल में था, एक बच्ची 14 साल की बच्ची, उसको अगवा किया गया, उसको जिंदा जलाया गया या मार के जलाया गया, आज तक पुलिस उसकी छानबीन नहीं कर पाई। और वो औरत जब देखी इतनी भावुक हो गई वो माँ देखकर मुझे कि एक पहला व्यक्ति है जो वहां पहुंचे। तो आप किस शर्तों की बात कर रहे हैं? आप इसकी बात कर रहे हैं कि आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ गया जिसकी वजह कर भाजपा से नाराज मुसलमान बिना शर्तों के बंधुआ मजदूर बन के राजद को वोट करने जा रहा है। वो समय लग गया। अब हमारा समाज शिक्षित समाज है, वो जानता है कि नेतृत्व आप जो सत्ता में अगर भागीदारी नहीं होगी तो सत्ता में जो भी बैठेगा वो आप पे जुल्म करेगा। क्या तेजस्वी यादव जी ने अभी तक राजद ने या कांग्रेस ने या माले ने ऐलान किया कि हिस्सेदारी भागीदारी संख्या के आधार पर दी जाएगी? अगर नहीं दी गई जा रही है तो इस जनगणना का क्या फायदा पहुंचा, आप बताइए मुझे। स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं माननीय तेजस्वी जी, आप बताइए कि स्वास्थ्य मंत्रालय में जाकर दलितों, पिछड़ों और जो शोषित वंचित और जो गरीब है उनके इलाज के लिए क्या पीएमसीएच में बेड बढ़ा दिए गए? क्या उनके इलाज के लिए एम्स में बेड बढ़ा दिए गए? रोजाना हजारों कॉल हमारे पास आता है जहां बेड की भी व्यवस्था शोषित वंचित मजदूर और किसान को नहीं दी जाती। आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या भाजपा को हराने के लिए हम ऐसे नाकारा लोगों को लेकर आएंगे जो हमारी आवाज बनने के लिए तैयार नहीं है? आप ये बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि राजद का कौन सा ऐसा आंदोलन है जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है? या तेजस्वी यादव जी ने पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत मजबूती से विपक्ष ने रोल अदा किया है। अभी लालू जी घटने के बाद में हमारा शरिया का प्रोटेस्ट बीमार होने के बावजूद नहीं, मैं आप या तो मेरा सवाल नहीं समझना चाहते या आप तेजस्वी यादव को बचा कर चलना चाहते हैं। मैंने सीधा सवाल किया कि राजद का कोई एहतजाज बताइए। राजद ने वक्फ के मुद्दे पे कौन से शहर में, कौन से गांव में, कौन से प्रखंड में राजद ने एहतजाज किया या राजद ने विरोध करके सड़कों पर आया? राजद का ये कहना होता है कि हम संसद के अंदर जो है बहुत मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर बात रख रहे हैं, मजबूती से उसका विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। तस्वीर यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। तो मतलब यही हुआ ना कि सड़कों पे वो नहीं है, सड़कों का तो नहीं है, सड़कों पे वो आएंगे नहीं। मतलब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों, जो मैं कह रहा था कि बिना शर्त आपको यकीन दिलाता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से जितना भाजपा फीट थपथपा रही है, अंदर खाने राजद और कांग्रेस भी मुस्कुरा रही है कि मुसलमानों के पास अब विकल्प खत्म हो गया। वो किसी भी हालत में बिना शर्त वो राजद को ही वोट करेगा, लेकिन वो गलत फहमी में। मैं आपको बता दूं क्या आप कह रहे हैं गलतफहमी में है, लेकिन सारे चुनाव अगर हम मुल्क का छोड़ दें, बिहार का भी अगर देखते हैं, विधानसभा का और लोकसभा का, चाहे 20 हो 24 हो, उससे पहले के इलेक्शन में लगातार भाजपा करने के बाद खास तौर पे 95% जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है वो इंडिया गठबंधन महागठबंधन की तरफ जाता रहा। दलित कम्युनिटी का हम बात करते हैं तो रविदास का एक वोट बैंक भाजपा एंटी इंडिया रहा, लेकिन बाकी जो दलित समाज की एक अक्सरियत है
वो भारत भाजपा एनडीए के साथ आ रहा है। तो ऐसे में इन दोनों गठबंधन है, कभी एक तरफ मुसलमान है, कभी दलित, बिल्कुल इंटैक्ट है दोनों गठबंधन के साथ। आप कैसे इन दोनों को दोनों से तोड़ करके लाएंगे और एक लाइन्स बनाएंगे? राजद 2020 के चुनाव का आंकड़ा हम उठाते हैं। 2020 में जो राजद की सीटें हैं, उन सीटों की समीक्षा आप करिए बैठ के, और राजद भी करे, और मैं उनसे आमने सामने बात करने के लिए तैयार हूं कि अगर एलजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती तो राजद की हैसियत 2020 में क्या होगी। अगर वो आधे सीट पे नहीं सिमट जाते तो आप, मैं बताऊं कि ये समीक्षा वो करके बताए देश, बिहार को और देश की जनता को, कि अगर चिराग पासवान एनडीए से हटकर अकेले चुनाव जेडीयू के खिलाफ नहीं लड़ते तो वो कैसे जीतते इतनी सीटें। वो मैं आपको लिखित में देता हूं, आप पत्रकार हैं, इसकी समीक्षा भी करिए कि वो 30 सीट से ऊपर नहीं बढ़ पाते, ऐसे कमजोर पार्टी। और लोकसभा में क्या हालत है आप बताइए। लोकसभा में लोग लोकसभा में तो आपने देखा कि अब वहाँ समाज के लोग के साथ आया, 2019 की बात कर रहा हूँ, मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। नहीं से बेहतर हालात 24 में रहे और चुनाव 24 के बाद है। 24 में बेहतर हालात हुए, क्योंकि आप देखिए ना, जब जब मुसलमानों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ कोई कानून होता है तो मुसलमान मजबूर होता है। वरना आप ये बताइए कि अगर 30 सालों से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं तो क्या ये कुनीति विपक्ष में बैठे हुए लोगों की नहीं है? क्या नीतीश कुमार जी को दलितों का वोट या मुसलमानों का वोट नहीं मिल गया इनके नकारापन से, या इनके खामोश तबियत से, या इनके सड़कों में नहीं आने से? ये बताइए कि तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, दलितों के प्रमोशन को रोका हुआ है, बाकी सबको प्रमोशन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का हवाला ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सबका रोका है, लेकिन दलित के प्रमोशन में क्या राजद ने बात किया? आप ये बताइए कि बालू की लूट मची हुई है बिहार में, सारे वो लोग बैठे हैं जो राजद के लोग हों, भाजपा के लोग हों, वो लोग बालू के टेंडर को लेकर बालू को लूट रहे हैं। क्या बालू के टेंडर में किसी दलित और मुसलमान समाज को कोई टेंडर मिला? क्या प्राइवेट ठेकों में किसी मुसलमान और दलितों को टेंडर मिला? तो आप क्या बात कर रहे हैं? ये जमाना चला गया जब राइट दिखाकर, दंगे दिखाकर, मुसलमानों को डराकर सेकुलर पार्टियां भाजपा के खिलाफ वोट ले गई। अब मुसलमान और दलित ही सिर्फ 42% है मिला के मिला। अगर ओबीसी समाज का एक भी जाति हमारे साथ आता है तो हमें पक्ष और विपक्ष को हटाने में टाइम नहीं लगेगा। और आज चंद्रशेखर आजाद जी पूरे भारत में अगर अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ने वाला कोई एक व्यक्ति सड़क में दिखता है और सदन में दिखता है तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। ये लोग पूरी तरह से देख रहे हैं, और हमारे संगठन और पार्टी में आप देखें, जो चुनाव लड़ाते हैं, जो बूथ को संभालते हैं, जो वोटर्स को ले जाते हैं, वो युवा ओबीसी से, सिर्फ दलित और मुसलमान नहीं, ओबीसी से भी वो युवा आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ है। एक टारगेट ऐसा है जो आप में, तेजस्वी यादव में, महागठबंधन की पार्टियों सब में कॉमन है, वो विचारधारा की वो लगाई है जिसमें आप आरएसएस और बीजेपी को आप भी रोकना चाहते हैं, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह मानते हैं, वो भी मानते हैं, और दीगर विपक्षी पार्टियां भी मानती है। तो आखिर क्या रास्ता हो सकता है बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हुकूमत को हटाने के लिए? तमाम विपक्षी पार्टियों, महागठबंधन और आजाद समाज पार्टी और दीगर इस तरह की विचारधारा की पार्टियां, उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है? विचारधारा आप नहीं कहें, ये उनके राजनीतिक स्टंट हो सकते हैं सब, भाजपा के, राजद के, कांग्रेस। अगर विचारधारा की कोई लड़ाई है तो अम्बेडकरवादी की है, और मनुस्मृति को मानने वाले इसी विचारधारा की लड़ाई है। अम्बेडकरवादी कभी भी A to Z की बात नहीं करेगा। अम्बेडकरवादी जब भी बात करेगा तो शोषित और वंचितों की बात करेगा, 90% के लोगों की बात करेगा, A to Z की बात नहीं करेगा। आप बताइए कि ऐसे समय में जब भाजपा मुझे टिकट नहीं दे रही और राजद मुझे अपने स्टेज पर जगह नहीं दे रही, राजद भी भाजपा की तरह में टिकट नहीं दे रही है, और ऐसे में मुसलमान ही बिहार में कांग्रेस का इसका सम्मान बचाती है और किशनगंज से एक सांसद जिता कर भेजती है। ऐसे में आप बताइए कौन सी पार्टी है जिसमें मुसलमान प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? सेकुलर पार्टी इस बिहार में बताया, आजाद समाज पार्टी के अलावा कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मुसलमान
भी समझ चुका है कि सम्मान से समझौता नहीं करना है और शासक पे जुल्म नहीं होता और शासक बनाने वाले का भी सम्मान सिर्फ बनाने तक होता है, बनाने के बाद। और साहब आपकी लड़ाई तो मनुष्य विरोधी से है। अगर उस मनुष्य विरोधी को मानने वालों को रोकने के लिए, मनवाद को मानने वालों को रोकने के लिए, अगर आपको महागठबंधन में जगह मिलता है, अगर आपको जाना पड़ता है, यहाँ के आवाम आपसे डिमांड करते हैं कि क्या महागठबंधन में जाती है? शर्तों पे शर्त ये होगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के निजीकरण को बिहार से दिलाना पड़े, ताकि जितने भी बड़े लोग, और ये लिखित में कहना होगा कि बिहार के अधिकारी, बिहार के कारोबारी और बिहार के नेता, उन सब के बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी। जहां मजदूर का, किसान का, दलितों का, पिछड़ों का, सबका बच्चा पढ़ेगा, वहीं इन अधिकारियों के, नेताओं के, ये कारोबारियों के बच्चे पढ़ेंगे। इलाज भी निजीकरण को खत्म करके सरकारी करना होगा और इलाज भी उनका शोषित, वंचित, मजदूर, किसान का जहां हो, इन लोगों के भी बच्चों का, इनके भी परिवार का, इनका भी इलाज वहां हो। शर्त तीसरा यह है कि जो प्राइवेट ठेके, बिहार में ठेकेदारी खूब चल रही है, उन ठेकेदारी में दलित समाज और मुस्लिम समाज का कोई आरक्षण नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये कहते हैं कि हम भी अम्बेडकरवादी, हम भी बहुजन विचारधारा के, तो आप ठेकेदारी में आरक्षण को लागू करिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं भी, राहुल गांधी ने तो बोला प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। कौन से कांग्रेस राज्यों में लागू? कह रहे हैं 19 में जब हम आते आएगा, इलेक्शन में वापस आएंगे तो हम लागू करेंगे। प्रदेश में उनकी सरकारें हैं, कौन से प्रदेश में लागू? तो नहीं वाले प्रदेश नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीतिक लोग हैं, ये सत्ता में आने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई नहीं हो। विचारधारा की लड़ाई जिस दिन लड़ेंगे तो 85 और 90 को एक होने में समय नहीं लगेगा। ये क्लियर है कि आप गठबंधन में जाएंगे। जन समाज, अगर उनके मैनिफेस्टो में जो मैं बातें कह रहा हूँ, जन समाज के जो हित है वो उनके मैनिफेस्टो में होंगे, बिहार के डेवलपमेंट के जो हित होंगे वो अगर उसमें मैनिफेस्टो में होंगे तो उनके साथ भाजपा को रोकने के लिए हर कुर्बानी। हमें इनको कहीं से मिला है, ये खबर कहीं से मिली है, किसी ने चर्चा किया है कि आपकी बातचीत कहीं ना कहीं बैकडोर से चल रही है महागठबंधन से। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? नहीं, अभी तक कोई चर्चा हमारे बीच में नहीं हुई और मैं आपके माध्यम से और बिहार के सभी बहुजन समाज के लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि हम जब भी गठबंधन करेंगे, मुद्दों पे करेंगे जो समाज के शोषित, वंचित, गरीब लोगों के हित में, जो अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करेगा। जो भाई चंद्रशेखर आजाद जिस मुद्दे और विचारधारा पर चल रहे हैं, उनके मुद्दे शामिल किए जाएंगे तो हम भाजपा को रोकने के लिए हर कुर्बानी देंगे। और अगर वो चीजें नहीं होगी तो इंडिया अलायंस के लिए कुछ सीटें छोड़कर हम भाजपा से सीधी लड़ाई करेंगे। वक्फ एक्ट का आपने तस्करा किया, वक्फ एक्ट को लेकर उर्दू में मूवमेंट चल रहा है। बिहार में शरिया में लगातार आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें आपके नेशनल प्रेसिडेंट चंद्रशेखर आजाद किया है। अभी गांधी मैदान को 29 जून को बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और खबर आ रही है कि जिस तरह से बिहार और झारखंड से आवाम बढ़ करके आ रही है, ऐसा लगता है कि सिर्फ गांधी मैदान में शायद उस दिन पूरा पटना जो है वो बंद है। आजाद समाज पार्टी की कैसी तैयारी चल रही है इस आंदोलन को लेकर, इस प्रोग्राम को लेकर? इस प्रोग्राम को लेकर पहले तो मैं अमीर शरीयत का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने डे वन से वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ जब बिल था तभी से लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ा और लड़ाई सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखी हुई। उनकी लड़ाई बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल चारों स्टेट में उन्होंने लड़ने का काम किया। और यही नहीं, उन्होंने सबसे बड़ा जो काम काबिल तारीफ किया है वो ये कि मुसलमान समाज और दलित समाज को ये बताने का भी काम किया कि वक्फ एक्ट 2025 से क्या क्या नुकसान होंगे, उसको भी बताने का काम किया। ऐसे में बिना शर्त, बिना किसी डिमांड हम अमीर शरीयत के साथ खड़े हैं। कल और परसों 3 जिला का दौरा मैंने किया, 3 जिला में कई विधानसभा गया, उन सब जगह मैंने खुद से अपील भी की है और हमारे लोग जो पार्टी और संगठन के लोग जो सदस्य सम्मान वो सब उस जगह मौजूद होंगे
और हम इतना वादा करते हैं कि हमारे पार्टी और संगठन की तरफ से जो 29 जून को गांधी मैदान में कार्यक्रम है, उसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ मुस्लिम समाज, पिछड़े और दलित समाज भी एक बड़ी संख्या में वहां होंगे और ये वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ हम अपना झंडा और डंडा लेकर वहां होंगे। इसी में मैं चाहूंगा कि जब हम बिहार में बैठे हैं और वक्फ एक्ट को लेकर बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा मसला जो है वो बीटी एक्ट का भी है। बहुत गया तो जिस तरीके से बीटी एक्ट बना करके कांग्रेस के तौर में ही अ, हिंदू कम्युनिटी के हवाले कर दिया गया, कई जगह सवर्ण कम्युनिटी के हवाले कर दिया गया, और जो लोग बौद्धिज्म को मानने वाले लोग उनके हाथों से निकाल, क्योंकि जब कमेटी में मेजोरिटी आपकी हो जाएगी डीएम को लेकर के, तो डीएम हम जानते हैं कौन हुआ करते हैं अक्सर के, तो ऐसे में पूरा जो प्रबंधन है वो आपके हाथ में चला जाता है। इसको लेकर के बौद्ध गया में लगातार आंदोलन हो रहा है, बौद्ध समाज के लोग मुल्क में, यहाँ तक के यूएस के अंदर, यूके के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कई दिनों से ये मूवमेंट चल रहा है। आप थोड़ा बताएं कि वक्फ बीटी एक्ट है क्या, इसकी लड़ाई क्या है, और आप इसमें क्या होता है। ये बीटी एक्ट की लड़ाई में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी शुरू से वहां धरना स्थल पे भी बोध गया में जो धरना चल रहा था, उस धरना में भी हमारे कार्यकर्ता शामिल रहे। मैं खुद भी 2 बार वहां गया। बीटी एक्ट में भी वही है कि उनके ग्रुप में गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया और बुद्ध धाम जो है वहीं से शिक्षा दीक्षा शुरू पूरे विश्व में बोध गया को जाना जाता है। बल्कि प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो वो खुद भी कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। ऐसे में 2 बातें, एक उनका धरना बिल्कुल जायज तो अपने आप को हम बहुत उनको काबिलियत बताते हैं। समर्थन भी करते हैं और बीटी एक्ट को खत्म भी करना चाहिए। वहीं बुद्धिस्ट समाज के सभी सम्मानित साथियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वो रिलीजियस आइडेंटिटी साबित नहीं कर दो, जब तक वो रिलीजियस आइडेंटिटी अलग नहीं करते, जब तक वो साबित नहीं करते कि हमारा एक धर्म है भारत में जो अलग है दूसरे धर्मों से, तब तक ये लड़ाई न्याय से नहीं जीती जा सकती। हाँ, धरना आंदोलन जारी रहेगा। हम चाहेंगे कि वहां बुद्धिस्ट के अलावा उस बुद्ध धाम में कोई भी व्यक्ति ना बैठे और संचालन ना करे। इसके लिए हम उनको पूरी ताकत देने के लिए तैयार हैं, दिया भी और देते भी रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 21 जुलाई भीम आर्मी का स्थापना दिवस, वो भी कार्यक्रम इस बार पहली बार बिहार को मिला और बोधगया को मिला। इसमें बीटी एक्ट पर हम बहुत मजबूती से वहां आवाज उठाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आजाद जी और रतन सिंह जी दोनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर ठीक रहेंगे और बीटी एक्ट के खिलाफ और मजबूती से लड़ाएंगे। लेकिन जरूर खत्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चन यहाँ पर बेस कर दिया। जो बहुत डिस्कशन में रहता है इस बारे के अंदर कि बौद्ध समाज के लोग और अम्बेडकरवादी विचारधारा है, जब तक खुद को उस आइडेंटिटी से अलग नहीं करेंगे जिस आइडेंटिटी में ही कहीं ना कहीं जातपात मौजूद है, डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है, जहाँ मनुवाद की जो विचारधारा है इसलिए उसकी आइडेंटिटी से आप जुड़े हुए हैं, फिर भेदभाव के खिलाफ बात करना, जातिवाद के खिलाफ बात करना, उसकी लड़ाई करना, सफलता का हासिल करना, इसमें हमेशा से क्वेश्चन आता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे। इसमें जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, या खुलकर मैं कहूँ तो दलित समाज के, आदिवासी समाज के, बौद्ध समाज के लोग, उनको क्या स्टैंड लेना चाहिए। उनके स्टैंड सबसे पहले ये लेना चाहिए कि जाति का चोला ओढ़ कर जो लोग आपसे वोट मांगने आते, सबसे पहले उनको आपको अपना नेता के लिस्ट से हटा देना चाहिए। क्योंकि जितने भी आप देखने गौर करें कि बिहार की बात करता हूँ, जाति पे वोट लेने वाले जितने भी नेता हैं आज वो भाजपा के साथ हैं। अगर जाति के नाम पर उनको वोट मिलना बंद, अनुसूचित जाति, बाबा साहब ने भी संविधान में किसी भी का भी जिक्र नहीं किया, उन्होंने सीधा लिखा अनुसूचित जाति जनजाति, और ये समाज जिस दिन बन जाएगा संविधान का राज। चलिए, बहुत शुक्रिया। फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस के लिए, बिहार तमाम के लिए और खासतौर पर बहुजन समाज के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। मैं बहुजन समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई सबको ये कहना चाहता हूँ कि सियासत, सत्ता
वो चाबी है जिससे आप अपनी सारी समस्याओं का हल कर सकें। ऐसे में कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है, कौन भविष्य में आपके साथ खड़ा रहे, ऐसे लोगों को चिन्हित कर विधानसभा भेजने का काम करें। और जो व्यक्ति, जो पार्टी, जो संगठन आपकी आवाज नहीं बढ़ता और जो खामोश रहता है, खामोशी भी दुश्मन के साथ होने का एक सबूत होता है। इन सब का खुलकर विरोध करें। स्वस्थ रहें। जय बिहार, जय संविधान। बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम आपको दोबारा